स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल टेक इंस्टीट्यूट में। बायोलॉजी की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, लेकिन प्रोटोप्लाज्म वहाँ पे पूरा नहीं हो पाया है। अब हम कहेंगे कि कोशिका का कुछ और अंग बचे हुए हैं, उन्हीं अंगों के बारे में हम वहाँ पर जानते हैं। कोशिका प्रोटोप्लाज्म को हम क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि पूरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कोशिका के अंग अभी बचे हुए हैं, उसी तरह से जो कोशिका का अंग है वो भी हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का भी अंग है, इसलिए वो प्रोटोप्लाज्म को कह रहे हैं पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कोशिका का या फिर प्रोटोप्लाज्म का जो अगला अंग है वो हम पढ़ते हैं। अगले अंग के बारे में हम जानेंगे, वो अगला अंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रकार की, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे, सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अच्छा, जब सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है तो कोशिका को जो अगला टाइप है अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्या उसमें नहीं पाया जाता है? हाँ, तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तो पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। सभी प्रकार की यूकेरियोटिक जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहेंगे जैसे यहाँ पर जीव जंतु, सभी प्रकार के, सभी जीव जंतु लिखेंगे, सभी प्रकार के जीव जंतु व पादप, ये किस में रखे गए हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखे गए हैं इस तरह से। इसलिए सभी प्रकार के जीवों में, पादपों में तो पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। जैसे कि जीवाणु की कोशिका में, किसमें? जीवाणु की कोशिका में नहीं पाई जाती है। उसके बाद फिर किसमें? जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी कहते हैं ना, बैक्टीरिया तो भूलेंगे नहीं, बैक्टीरिया। उसके बाद फिर नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती है, नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती है? तो बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है, नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? कोलिकर ने। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की, लेकिन इन्होंने, कोलिकर जी ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो नहीं दे पाया। तो अगली बात आती है कि 1890 ईस्वी, 1890 में वैज्ञानिक अल्टमैन ने, किसने? वैज्ञानिक अल्टमैन ने कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के एक दूसरे नाम बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया, बायोप्लास्ट, या फिर ऐसे भी लिखेंगे बायोप्लास्ट नाम दिया। किसने दिया? अल्टमैन ने। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो अल्टमैन ने दिया। उसके बाद 1897 में, 80 में खोज की गई, किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। 90 में क्या हुआ? 90 में अल्टमैन के द्वारा क्या किया गया? इसको बायोप्लास्ट नाम दिया गया। लेकिन 97 में अगले वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक बेंडा जी ने क्या किया कि बेंडा जी ने इस बायोप्लास्ट का नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? तो बेंडा ने रखा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने रखा? तो अल्टमैन ने रखा। ठीक है, खोज किसने की? तो कोलिकर ने की। उसके बाद अब अगला जो पॉइंट है वो पूछा जाता है कि इसकी संरचना कैसी है? तो ये सभी प्रकार के जीवों में पाए जाने वाले एक लगभग गोलाकार, लगभग पूरी तरह से गोल नहीं होती है,
लगभग गोलाकार समतल संरचना। कैसी? समतल संरचना। समतल का मतलब कि जो इसकी लेयर होती है वो लगभग लगभग सपाट या समतल की तरह होती है, समतल संरचना होती है। ठीक है, तो आइए अब इसकी संरचना के बारे में, संरचना को हम देखते हैं कि किस तरह से होती है। क्वेश्चंस यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट हैं, लिख लेंगे। संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। देखेंगे कि लगभग ये गोलाकार तो नहीं है, मतलब पूरी की पूरी गोल नहीं रहती है, लगभग हम कहेंगे कि बेलनाकार ही कह सकते हैं। तो इसकी जो बाहरी परत होती है ये एकदम से समतल, मतलब कोई इसमें खुरदरापन नहीं होता है, क्या? समतल होती है। उसके बाद इसके इस लेयर को कहते हैं क्या? ये बाहरी लेयर है, बाहरी परत, बाहरी परत कहते हैं। उसके बाद इसी के अंदर एक और परत बनी होती है ऐसे, अंदर की परत, ये भीतरी लेयर तो कहलाती है, लेकिन ये समतल और सीधी नहीं होती है, ये इसके अंदर अंगुली की जैसी संरचना बनाती हुई टेढ़ी मेढ़ी बनी रहती है। ऐसे अंगुली की जैसी संरचना बनाती हुई टेढ़ी मेढ़ी बनी रहती है। तो यहाँ पर इस परत को क्या कहेंगे? वही भीतरी परत है, भीतरी परत। लेकिन ये जो अंगुली की तरह संरचना इसमें बनी हुई है, इस भीतरी परत को, उस भीतरी परत का नाम हम यहाँ पर क्या देंगे? इसको, इस भीतरी परत को ऐसे दे देते हैं, क्रिस्टे भी कहते हैं। क्या? क्रिस्टे कहते हैं। अब पूछा ये जा सकता है आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी परत किस नाम से जानी जाती है, तब भी आप क्रिस्टे बताएंगे। अन्यथा ऐसे पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी परत जो टेढ़ी मेढ़ी अंगुली जैसी संरचना होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको भी आप क्या कह सकते हैं? क्रिस्टे कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है? एक जलीय गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जलीय गाढ़ा द्रव पाया जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा इसमें भरा होता है, जलीय गाढ़ा द्रव पाया जाता है। इस जलीय गाढ़े द्रव का नाम क्या है? जलीय गाढ़ा द्रव मैट्रिक्स कहलाता है। क्या किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात तो क्या कि इसकी बाहरी परत किसकी बनी होती है? अब हम देखेंगे कि बाहरी परत जो बनी होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। बाहरी परत किसकी? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या? लिपिड, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड मतलब क्या? वसा और प्रोटीन से मिलकर के ये बाहरी परत बनी रहती है। उसके बाद भीतरी परत किसकी बनती है? भीतरी भी परत इसी लाइपोप्रोटीन की ही बनी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ सारा का सारा पदार्थ क्या है? तो सारा का सारा पदार्थ क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या घुले होते हैं? मैट्रिक्स में देखेंगे तो प्रोटीन की जो मात्रा होती है किसमें? मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में प्रोटीन लगभग लगभग 65% के आसपास पाया जाता है। मैट्रिक्स में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कितना? 65%। उसके बाद फास्फोलिपिड, क्या? फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड पाया जाता है कितना? 25%। उसके बाद कुछ और अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा आरएनए है। आरएनए कितने परसेंट में पाया जाता है? आरएनए जो पाया जाता है लगभग 0.4% के आसपास। डीएनए इस तरह से भी कुछ पाया जाता है, वो कुछ स्पष्ट नहीं है, हम कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में ही पाया जाता है। तो ऐसे में ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है वो कौन सा है? वो प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या? प्रोटीन है। अब देखेंगे कि ये प्रोटीन कहाँ पर पाई जा रही है या फिर फास्फोलिपिड कहाँ पर पाई जा रही है? तो मैट्रिक्स में पाई जा रही है। अच्छा, अब जो ये बाहरी परत बन रही है वो किसकी बन रही है? वो इन्हीं दोनों के संयोग से ही यहाँ पर क्या इसकी ये लेयर बन जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। क्या? कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस।
कोशिका का पावर हाउस या फिर बिजली घर कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं, या फिर ऊर्जा घर भी कह सकते हैं। ऊर्जा घर भी कह सकते हैं। क्यों ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, पावर हाउस क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो वो डाइट जो खाना खाते हैं वो कितने रूपों में खाते हैं, तो या फिर कहेंगे खाना हमारे शरीर में कितने रूपों में संचित होता है, तो एक तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। दूसरा प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन के रूप में। और तीसरा वसा के रूप में, फैट के रूप में संचित होता है, जो भी हम खाना खाते हैं। क्यों भाई बिजली घर क्यों कहेंगे? जब तक एनर्जी बनेगी नहीं तब तक हम, जब यहाँ पर एनर्जी नहीं बनेगी तो इसका मतलब बिजली घर या फिर पावर हाउस क्यों कहा जाएगा? तो ये पावर एक्चुअली में आती कहाँ से? तो जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वहीं से ना पावर आएगी। तो खाना कितने रूपों में खाते हैं? 3 रूपों में। आप जो भी कुछ खाएं उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में किस रूप में संचित हो रहा है, वो 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के रूप में। अब ये क्या तीनों के तीनों पदार्थ हैं? ये संचित खाद्य पदार्थ हैं। संचित खाद्य पदार्थ, संचित खाद्य पदार्थ। अब ये संचित खाद्य पदार्थ जो है जब सेल्स के पास आते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी पहुंच जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखेंगे इसकी भीतरी परत पर, या फिर हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की इस भीतरी परत पर एक छोटे छोटे ऐसे रैचेट की बाल की तरह संरचनाएं बनी होती हैं। ऐसी ऐसी संरचनाएं, रैचेट की बाल की तरह संरचनाएं बनी होती हैं। ऐसी संरचनाएं, इनको यहाँ पर हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम्स कहते हैं, या फिर F1 कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? F1 कण। ऐसी ऐसी संरचनाएं यहाँ पर बनी होती हैं। तो यही संरचनाएं क्या कहलाती हैं? F1 कण या फिर ऑक्सीसोम्स कहलाती हैं। इनका भी थोड़ा सा यहाँ पे काम होता है ऐसे। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या ऐसे ही कहेंगे कि डीएनए जैसी संरचना, डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, और तमाम अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि संचित जो खाद्य पदार्थ है वो किसमें? मैट्रिक्स में आकर के इकट्ठा हुआ। अब इस मैट्रिक्स में जो ये खाद्य पदार्थ है वो इकट्ठा होने से एनर्जी बनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ये और छोटे अणुओं में नहीं टूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े रूप में होते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तो बड़े रूप में होते हैं, इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में करना होता है। तो और छोटा टुकड़ा किस रूप में होगा? जब हम सांस लेंगे। सांस लेंगे मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। तो वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है वो इसी मैट्रिक्स में ही होती है। अर्थात हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में एक टर्म ले लेते हैं, क्या? ग्लूकोज, C6H12 और O6, है ना। ये ग्लूकोज हमने ले लिया। अब क्या कहें कि ये ग्लूकोज तब तक एनर्जी नहीं देगा जब तक ये और अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा नहीं। तो उस छोटे टुकड़ों में टूटने के लिए इसके लिए ऑक्सीडेशन की प्रोसेस या ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। तो जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और फिर बनाएगा क्या? सबसे पहली बात तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और फिर क्या बनाता है? कुछ हाइड्रोजन के अणु भी बनाते हैं। क्या बनाता है? हाइड्रोजन के अणु। लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन के अणु सीधा नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा जल लिखते हैं। जल लिख के अभी बता रहे हैं। तो जल बनाता है, उसके बाद फिर और क्या बनते हैं? तो ऊर्जा बनती है। और क्या बनता है तब? ऊर्जा। भाई कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिली है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज मैट्रिक्स में आकर के इकट्ठा हो गया, उससे एनर्जी नहीं मिली तो तब जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो तो रिलीज हो गई, लेकिन जल बन गया। और उसके बाद ऊर्जा किस रूप में संचित हो जाती है? तो इसी में एक ATP नाम का रासायनिक पदार्थ होता है, जो कि रासायनिक यौगिक होता है, उसके रूप में संचित हो जाती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, हमने यहाँ पर इन कणों का क्या नाम लिया? इन कणों का जो नाम लिया है वो F1 कण कहते हैं, या फिर इनको कहेंगे क्या? ऑक्सीसोम्स कहते हैं।
ऑक्सीसोम्स, ऑक्सीसोम्स कहते हैं। अब यहाँ पर इनका थोड़ा सा काम होता है। काम क्या होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, तब जाकर ये ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस हो रही है और यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है, इसके पहले, इन सारे प्रोसेस के पहले एक और प्रोसेस होती है। मतलब हम कहेंगे कि ऊर्जा बनने की जो प्रक्रिया है वो डायरेक्ट इस रिएक्शन के थ्रू नहीं हो जाती है जैसा सिंपल से यहाँ दिख रहा है, लेकिन नहीं, इसके पहले एक क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया आती है। क्या? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया आती है। वही क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है, उस क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया हम कहेंगे इसी F1 कण या फिर ऑक्सीसोम्स में होती है। हाँ, अब इस क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया की खोज या फिर इसको देने वाले वैज्ञानिक क्रेब ही हैं। कौन है? तो वैज्ञानिक क्रेब्स द्वारा दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर हम आपको क्रेब्स के बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में पूरा ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स में क्रेब्स साइकिल की हर एक स्टेप के बारे में हमसे नहीं पूछता है, हमसे पूछता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल के उपरांत क्या क्या बनता है। तो जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है, ये तीनों पॉइंट्स आपको यही नोट रखना है कि क्रेब्स साइकिल प्रक्रिया के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और एटीपी या फिर एनर्जी बनती है या ऊर्जा बनती है। तो क्रेब्स साइकिल पूरी की पूरी तरह से जानना जरूरी नहीं है, जानना जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है हमने आपको बताया। क्या? हमसे क्वेश्चन यही पूछता है कि क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, तो आप बताएंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनती है, उसके बाद फिर एनर्जी बनती है। अच्छा, फिर यदि पूछ ही लेगा कि क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर घटित होती है, वो प्रक्रिया मैट्रिक्स में घटित, हाँ, F1 कण में घटित नहीं होती है। क्यों? F1 कण तो बाद में कहेंगे कि ये जो एनर्जी बची हुई है यहाँ से, उस एनर्जी को कहेंगे कि अन्य जगह पर ट्रांसफर करने के लिए बनी होती है। हालांकि इनका काम यहाँ पर जरूर पड़ता है। तो आपको आंसर क्या देना रहेगा? मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया कहाँ पर घटित होती है? वो मैट्रिक्स में ही घटित होती है। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घटित होती है। ठीक है। अब ये जो एनर्जी बनी, ये एनर्जी अब यहाँ पर स्टोर नहीं रहेगी। इस एनर्जी को यही ऑक्सीसोम्स कण क्या करेंगे? अपने माध्यम से ट्रांसफर करेंगे इसकी इस बाहरी परत को, और बाहरी परत के बाद ये भीतर, मतलब भीतरी परत को ट्रांसफर करेगा, उसके बाद बाहरी परत के बाद फिर इसमें ट्रांसफर कर देगा। आगे साइटोप्लाज्म रहता है, कोशिका द्रव्य रहता है, कोशिका द्रव्य के माध्यम से पूरी की पूरी कोशिका में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी बनने की प्रोसेस है। अब यहाँ पर एटीपी का क्या है? एटीपी क्या है? आप ध्यान क्या रखेंगे? CO2 H2O और एनर्जी जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है। ठीक है। एटीपी क्या है? एटीपी एक रासायनिक यौगिक है जो कि ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसको कोशिका का सिक्का भी कहते हैं। क्या? कोशिका नहीं, कोशिका में ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। क्या? कोशिका में ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। कोशिका में ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। किसको कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। एटीपी को कहते हैं क्या? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो कि होता है, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, अब हमने देखा क्या, एक छोटा सा रफली फिगर हम और बनाते हैं ताकि हमको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। अब क्या था कि एटीपी एनर्जी तो बन गई। हमने देखा क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ, एनर्जी बन गई। जब एनर्जी बन गई तो वो एनर्जी किस रूप में रिलीज हुई, देखेंगे कि एटीपी के रूप में रिलीज हुई। अच्छा, इस एटीपी के अलावा भी और क्या क्या बना है माइटोकॉन्ड्रिया से, तो माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे में जल बना है, और फिर क्या बना है, माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 गैस निकली है, CO2 गैस। हाँ, देखेंगे हमने क्या क्या हमारे पास बना था। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था, हमारे संचित पदार्थ या खाद्य पदार्थों का ब्रेकडाउन हुआ था, तो जल बना, एनर्जी बनी, और फिर क्या बना, CO2 गैस बनी थी। अब ये जो एनर्जी है ये ऑक्सीसोम्स के द्वारा
किसके पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कहेंगे साइटोप्लाज्म के पास या फिर कोशिका के पास। तो कोशिका क्या करती है, कोशिका उस कार्य मतलब उस एनर्जी को अपने कार्य में ले यूज करती है। तो जैसे मान लेते हैं, मान ही लिया हमने कि इसका पहला कार्य क्या, कि यांत्रिक कार्यों में, यांत्रिक कार्यों में हो गया, यांत्रिक कार्य में ले ली कोशिका। भाई कोशिका के पास यदि एनर्जी है तो नंबर ऑफ ग्रुप या फिर कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स के पास एनर्जी है, मतलब टिश्यू के पास एनर्जी रहती है, ऊतकों के पास एनर्जी होगी। और जब ऊतक के पास एनर्जी रहती होगी तो कहेंगे कि ऑर्गन के पास एनर्जी होगी, और ऑर्गन के पास एनर्जी रहेगी तो पूरी बॉडी में एनर्जी रहेगी। तो हम कहेंगे कि इस एटीपी का यूज बॉडी ने कहाँ कर लिया, यांत्रिक कार्य में ले लिया। उसके अलावा फिर और क्या किया, इस एटीपी का यूज अभी पूरा का पूरा तो नहीं हो पाया, अभी जो बचा है कुछ और कहाँ पर यूज करेगी, तो जो सेल्स होंगी, सेल्स के अंदर जो मतलब परिवहन वाली प्रोसेस हो रही है उसमें कुछ खर्चा होगा, तो हम कहेंगे कि परिवहन में खर्चा हो गया। किसमें खर्चा हो गया, परिवहन कार्य में खर्चा हो गया। भाई जब हमारे पास एनर्जी रहेगी और हमको मान लेते हैं कि किसी दूसरे को खाना पहुंचाना है, जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, खुद भूखे नहीं रहेंगे, तभी ना दूसरे को खाना पहुंचाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर है कि जब सेल्स के पास एनर्जी रहेगी तभी तो वो सेल्स क्या करेंगे, दूसरे के पास पहुंचाएंगे, मतलब परिवहन कार्य करेंगे। ठीक है, तो परिवहन कार्य में कुछ एनर्जी खर्च हुई। उसके बाद हम कहेंगे कि कुछ रासायनिक कार्य भी होते हैं, जैव रासायनिक कार्य, वहां पर भी एनर्जी खत्म हो जाती है। जैव रासायनिक कार्य मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी बनी है वो यांत्रिक कार्य, परिवहन कार्य या रासायनिक कार्य करने में खत्म हो जाती है। और जब ये एनर्जी खत्म होती है तो पुनः एक रूप बनता है, किसका, इसी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का को मतलब का चेंज होकर के एडीपी के रूप में चेंज हो जाते हैं। किसमें, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में चेंज हो जाती है, डाइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में चेंज हो जाती है। देखेंगे कि फॉस्फेट का यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल था, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, मतलब हम सीधा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी जरूर कम हो गई। जब एनर्जी कम हो गई, अब ये ही कहाँ जाएगा, पुनः माइटोकॉन्ड्रिया के पास एडीपी चला आएगा। एडीपी जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला आएगा तो फिर से यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बनेगी और फिर एटीपी में चेंज होगा, एटीपी में चेंज होगा और फिर कार्य मिलेगी और फिर एडीपी, मतलब ये एक प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को भाई कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं या फिर कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। तो ठीक है, ये कुछ चीजें थी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट्स हैं। वो क्या था, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो आपने तो बता दिया, गोलाकार हो गई या फिर कुछ बेलनाकार है। हाँ, इसकी जो लंबाई होती है, जो लंबाई है वो लगभग 5 मिली माइक्रोन होती है। कितनी, 5 मिली माइक्रोन होती है, 5 मिली माइक्रोन। उसके बाद फिर चौड़ाई हम कह सकते हैं, चौड़ाई को ले लेंगे, चौड़ाई या मोटाई जो भी हो वो 0.2 से लेकर के 2 मिली माइक्रोन होती है। क्या, 2 मिली माइक्रोन। ये अगली बात। उसके बाद अब फिर माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा नहीं, बस इतने ही थे। तो एक बार हम फिर से सबको दोहरा लेते हैं। तो खोज किसने की माइटोकॉन्ड्रिया, तो कोलिकर ने की। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, तो बेंडा ने दिया। उसके बाद हम फिर कहेंगे, सॉरी अल्टमैन ने दिया, बेटा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया सब दिया। उसके बाद फिर हम कहेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु या फिर नीले हरे सेवकलों में नहीं पाई जाती है। उसके बाद फिर कहेंगे किन में पाया जाता है, तो सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो पाया जाता है। उसके बाद फिर ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो किस में होती है, तो कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या कि कोशिका में, या फिर हम कहेंगे कि कोशिका में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। कोशिका में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ध्यान देंगे, कोशिका में जब पूछ लिया
कोशिका में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जब पूछेगा तो आपको क्या वहां पर जवाब देने रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जब वहीं पर घुमाकर ऐसा पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहां पर होती है तो आपको बताना रहेगा किसमें, मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। क्या है, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग, दूसरा सबसे बड़ा अंग है, दूसरा सबसे बड़ा अंग माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग माना जाता है। पहला कौन सा है, पहला सबसे बड़ा अंग क्या है, पहला सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस या फिर केंद्रक माना जाता है, न्यूक्लियस को माना। सबसे छोटा अंग कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो वो राइबोसोम है। राइबोसोम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे तो जानेंगे राइबोसोम्स को जाना। दूसरा सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंग कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक, सबसे छोटा अंग राइबोसोम। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछता है। तो इसको नोट कर लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि याद हो जाए। ठीक है, यदि ये हमारी दी हुई जानकारी आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक थोड़ा कर देंगे। उसके बाद यदि कोई चीज़ यदि ना समझ में आए तो कमेंट में हमें बता देंगे, हम जवाब आपको देंगे।